Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Sonali Gupta and today we are going to read about the chapter 4 of Civics Class 8, which named is Understanding Laws. You may be familiar with some laws such as those that specify the age of marriage, the age at which a person can vote, and perhaps even the laws dealing with buying and selling of property. जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, अब ज़रूरत है हमें अंडरस्टैंडिंग लॉज यानी इस कानूनों को समझने की। आप सभी फैमिलियर होंगे उन सारे लॉज से, जैसे कि जो एज मैरिज के लिए जो एज डिसाइड हुआ उसका लॉ, या फिर कोई पर्सन वोट दे सकता है इसका लॉ, या कोई प्रॉपर्टी कैसे खरीदी और बेची जा रही है इसके बारे में जो कानून बने हुए हैं। अब हम पार्लियामेंट जो है, अब इतना तो जान गए हैं कि पार्लियामेंट जो है वो इन सारे कानूनों को बनाने का इंचार्ज है। क्या ये लॉ सब पे अप्लाई होते हैं? हाउ डू न्यू लॉ कम इनटू बीइंग? कैसे नए लॉ आते हैं? कुड देयर बी लॉज देयर दैट आर अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल? क्या कोई लॉ है जो अनपॉपुलर या कंट्रोवर्शियल है? व्हाट शुड बी एज सिटीजन टू अंडर सच सर्कमस्टांसेस? और इस सिचुएशन में हम एक नागरिक की तरह हमें क्या करना चाहिए? सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द चैप्टर। द फर्स्ट टॉपिक इज, डू लॉज अप्लाई टू ऑल? क्या कानून जो है वो सब पे अप्लाई होते हैं? रीड द फॉलोइंग सिचुएशन, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, एक सरकारी अधिकारी है जिसका बेटा जो है वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके बेटे ने 10 ईयर की उसे सज़ा हो चुकी है, क्योंकि उसने क्या किया है, किसी का एक्सीडेंट कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अब उसका क्राइम जो है वो साबित हो चुका है। अब क्या कर, डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्शंस वर राइट? क्या जो गवर्नमेंट का मतलब सरकारी अधिकारी का ये जो एक्शन है, क्या ये सही है? क्या वो अपने बेटे को बचाना चाहता है? तो क्या ये सही है? शुड हिज सन बी एक्सटेम फ्रॉम द लॉ जस्टिस बिकॉज हिज फादर इज इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पावरफुल? क्या वो उसे अपने बेटे को बचाना चाहिए क्योंकि उसका पिता जो है वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जो है वो बहुत ही पावरफुल है? द एबव इज़ अ क्लियर केस ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ। ये पूरा केस जो है वो कानून के उल्लंघन को शो करता है। एज यू रीड इन यूनिट 1, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर एग्रीड देयर शुड बी नो आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। जैसा कि हम सभी यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं कि इंडिपेंडेंट इंडिया में सत्ता का मनमाना यूज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एग्री नहीं किया गया था। कोई इसका सत्ता का मनमाना यूज जो है वो नहीं होना चाहिए इंडिपेंडेंट इंडिया में। दे देयरफॉर इंस्टीट्यूटेड सिवरल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड इस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ। इसलिए जो भी प्रोविजंस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में इस्टेब्लिश किए गए वो रूल ऑफ लॉ कानून के तहत ही किए गए। इसका जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ दीज वॉज दैट ऑल पर्सनस इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर लॉ, यानी कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन सब में है उसमें ये है कि कानून के सामने सब लोग बराबर हैं इंडिपेंडेंट इंडिया में। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सनस ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर। कानून जो है वो किसी भी पर्सन को उसके रिलीजन के बेस पे, उसके कास्ट के बेस पे या जेंडर के बेस पे भेदभाव उस पर नहीं करता है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। व्हाट द रूल ऑफ द लॉ मीन्स इज दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ। और ये जो रूल्स, कानून के जो रूल्स हैं, इसका मतलब यही है कि जितने भी ये जो लॉज हैं वो सारे सिटीजन्स पे, इंडिया के या सारे कंट्री के सिटीजन्स पे एक साथ अप्लाई होता है, लागू होता है। नो वन कैन बी अबव द लॉ, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। नाइदर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉर अ वेल्दी पर्सन नॉर इवन द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री इज अबव द लॉ। कानून के आगे कोई भी बड़ा नहीं है, चाहे वह कोई सरकारी अधिकारी हो या कोई बहुत ही रिच पर्सन हो या फिर राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ हैज़ ए स्पेसिफिक पनिशमेंट। किसी भी वायलेशन ऑफ क्राइम यानी किसी भी क्राइम के लिए कानून जो है वो सबके लिए, जो पनिशमेंट है वो सबके लिए एक बराबर है। गिल्ट ऑफ द पर्सन हैज़ टू बी established, बट
वॉज इट ऑलवेज लाइक दिस? क्या ये हमेशा से ऐसा था? इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में, देयर वर इन्यूमरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉज, यानी कि प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे और डिफरेंट कम्युनिटीज़ इंजॉय डिफरेंट एजेंसीज ऑफ ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेटिंग दीज लॉज। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून भी लागू थे। इन सम केसेस द पनिशमेंट दैट टू पर्सन्स रिसीव्ड फॉर द सेम क्राइम वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर कास्ट बैकग्राउंड। और कुछ पनिशमेंट में ऐसा भी देखा जाता था कि जो दो पर्सन एक ही क्राइम कर रहे हैं उनमें उनको जो पनिशमेंट मिलती थी वो उनके कास्ट के बैकग्राउंड पे डिपेंड करता था। लोअर कास्ट को ज़्यादा पनिशमेंट किया जाता था। दिस स्लोली बिगेन टू चेंज एज दिस सिस्टम ऑफ लॉ बिगेन टू फर्दर इवॉल्व ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। पर यह धीरे धीरे ये जो सिस्टम है वो चेंज होता गया कानून के बनने के साथ ब्रिटिश पीरियड के बाद से। It is often believed that it was the British colonialists who introduced the rule of law in India। ऐसा बिलीव किया जाता है कि जितने भी अंग्रेज़ थे उनकी वजह से ही कानून जो है, कानून के जो नियम हैं भारत में आए। लेकिन हिस्टोरियंस जो हैं, जितने भी इतिहासकार हैं, वो आज भी इस पे क्लेम करते हैं कुछ बैकग्राउंड्स के तौर पे कि ये जो पहला क्या था कि जो ब्रिटिश या कॉलोनियल लॉ था वो आर्बिट्री था, मतलब वो मनमाना लॉ कानून जो है लागू करते थे। और सेकंड ये था कि इंडियन नेशनलिस्ट जो है इसमें उन्होंने अपना प्रोमिनेंट एक मुख्य भूमिका निभाया इसके ब्रिटिश इंडिया में कानूनों के लागू होने में और उसके विकास में। वन एग्जाम्पल ऑफ आर्बिट्रेरियस that continued to exist as part of British law in Sedition Act of 1817। राजद्रोह के नियम या राजद्रोह एक्ट के बारे में आपने सुना होगा कि ये एक मनमाना कानून था जिसको ब्रिटिशर्स ने लागू किया था। द आइडिया ऑफ सेडिक्शन वॉज वेरी ब्रॉडली अंडरस्टूड विद दिस एक्ट। और ये जो सेडिक्शन यानी ये जो राजद्रोह का आइडिया था वो बहुत ही ब्रॉडली इससे अंडरस्टूड किया जा सकता है। एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल। और इस राजद्रोह के तहत ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल था सेडिक्शन एक्ट 1870 कि इसमें क्या था, अगर कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है, विरोध करता है या उसको आलोचना उसकी करता है तो उसको बिना भी किसी ट्रायल के उसको अरेस्ट किया जा सकता है। इधर देख लेते हैं थोड़ा सा। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटिश आर्बिट्रेरियनेस वाज द रॉलेट एक्ट विच अलाउड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ड्यू ट्रायल। रॉलेट एक्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि रॉलेट एक्ट क्या था कि जिसमें अगर कोई भी इंडियन जो है वो आवाज़ उठाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तो उसको बिना किसी ट्रायल के क्या किया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, वो भी 2 साल के लिए। और ये रॉलेट एक्ट जो है वो 10 मार्च को 1999 में पारित हुआ था और इसका बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया था। महात्मा गांधी भी इसका विरोध करते थे और इसमें दिया है कि 10 लीडर्स जो थे इस मूवमेंट में इसके प्रोटेस्ट थे, इसके विरोध में थे, जिसमें डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू वर अरेस्टेड, जिसकी वजह से इन मूवमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की वजह से इन दोनों लोगों को, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को क्या कर दिया गया था, अरेस्ट करवा दिया गया था। और इसी के इन दोनों को जब जेल में डाल दिया गया था तो इसके विरोध में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकर के आपने इसके बारे में सुना होगा कि अमृतसर में ये चल रहा था और जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गेट बंद करके पूरे हज़ारों लोगों के ऊपर निर्मम तरीके से गोलियों की बौछार कर दी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो मर गए। इस पिक्चर को आप देख सकते हैं, यहाँ जो पिक्चर दी हुई है जलियांवाला बाग हत्याकांड की, इसमें देखिए सैकड़ों लोग जो हैं वो मर गए हैं और पूरा जलियांवाला बाग जो है वो खून से सन गया है। Indian nationalists began protesting and criticizing this arbitrary use of authority by the British. They also began fighting for the greater equality and wanted to change the idea
of law from a set of rules that they were forced to obey to law as including ideas of justice. जितने भी इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने ब्रिटिश रूल या ब्रिटिशर्स के जो मनमाने रूल थे उसके खिलाफ विरोध करना और उसकी आलोचना करना शुरू कर दिया था। और इसके बाद उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और वो चाहते थे कि कानून जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी भी चीज़ के लिए उनको फोर्स ना किया जाए कि वो इस कानून को क्या करें, ओबे करें, माने, या फिर और ये जो कानून है वो आइडियाज़ ऑफ जस्टिस पे इंक्लूड होना चाहिए, यानी जो भी कानून व्यवस्था है वो न्याय पर आधारित होनी चाहिए। इंडियन जजेस यानी कि जो भारतीय जज थे उन्होंने भी अपना बहुत बड़ा रोल निभाया डिसीजंस को बनाने में, और इसलिए देयर वर सेवरल वेज इन विच इंडियंस प्लेड अ मेजर रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। अंग्रेजी शासन में धीरे धीरे क्या हुआ, चेंजेस होने लगी और उसके बाद फिर एक बड़ा कानून बनकर सामने आया। With the adoption of the Constitution, this document served as the foundation on which our representative began making laws for the country. कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाने के बाद एक डॉक्यूमेंट जो है वो क्या हुआ, सर्व किया गया, शो किया गया, विच आवर रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए कानून बनाते हैं। हर साल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो कुछ कानूनों को पास करते हैं और पुराने कानूनों को हटाते हैं। इन योर क्लास 6 बुक, अपनी क्लास 6 की बुक में यू रीड अबाउट द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, आपने हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून के बारे में पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ, सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। इस न्यू लॉ के अकॉर्डिंग जो सन, पहले क्या होता था कि सन जो होते थे उन्हें ही अपनी प्रॉपर्टी में, माँ बाप के प्रॉपर्टी में हक मिलता था, लेकिन इस नियम में संशोधन के बाद क्या हुआ कि जो भी डॉटर्स थी या उनकी मदर थी, उनको भी अपनी फैमिली में की प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर मिलने लगा। सिमिलरली न्यू लॉ हैव बीन इनेक्टेड टू कंट्रोल पॉल्यूशन एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, और कुछ नए लॉज भी बनकर सामने आए जिसमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करना और एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करना, यानी रोजगार प्रोवाइड करना। हाउ डू पीपल कम टू थिंक दैट प्रपोज दैट अ न्यू लॉ इज़ नेसेसरी, कैसे लोग सोचते हैं कि जो न्यू लॉ है वो नेसेसरी है। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन, सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट सेक्शन, हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, नए लॉ जो हैं वो कैसे आते हैं। द पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज, संसद का एक बहुत बड़ा, एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो कानूनों को बनाने में है। बहुत सारे वेज जो हैं जो जिसमें क्या होता है, डिफरेंट सोसाइटी की जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो क्या करती हैं, पार्लियामेंट को दैट रेज द नीड फॉर ए पर्टिकुलर लॉ, जो ये आवाज़ उठाती हैं कि इस लॉ की ज़रूरत है। पार्लियामेंट का एक बहुत बड़ा काम ये भी है कि जो भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो लोगों के द्वारा फेस की जा रही हैं वो इसके प्रति सेंसिटिव हो। तो let us read the following story to understand how issues of domestic violence was brought to the attention of parliament and the process adopted by the। आपने डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में तो सुना ही होगा। पहले क्या था कि डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से बहुत सारी औरतें जो हैं वो अपने घर में प्रताड़ित की जा रही थीं। Domestic violence generally refers to the injury or harm or threat of injury or harm caused by an adult male। पहले क्या होता था कि एडल्ट मेल के द्वारा भी अगर डोमेस्टिक वायलेंस में, घरेलू हिंसा में, अगर कोई घर की औरत जो है, चाहे वो माँ हो, बहन हो या फिर बेटी हो, उसके ऊपर अगर कोई इंजरी, अगर उसे कोई मार पीट रहा है या फिर उसको कोई हार्म पहुँचाया जा रहा है, कोई धमकी दी जा रही है, तो ये होता था एडल्ट मेल। बट अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, अब एडल्ट मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर लिखा है ना, इंजरी में भी कॉज्ड बाय फिज़िकली, अगर फिज़िकली पीटने की वजह से वुमेन को या फिर इमोशनली उसे कोई एब्यूज़ कर रहा है, तो ये इसमें जो है डोमेस्टिक वायलेंस में वर्बल यानी मौखिक, सेक्सुअल, इकोनॉमिक एब्यूज़ यानी कि कोई आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाएंगी। And the Protection of the Women from Domestic Violence Act 2005 extend the understanding of the term domestic to include all the women who live or
have lived together in a shared household with the male member who is perpetrating the violence। यानी कि जो भी अगर घर की औरतें जो घर में ही प्रताड़ित की जा रही हैं तो उनके लिए जो भी कानून बनाए गए हैं उन्हें ही डोमेस्टिक वायलेंस के तहत रखा गया है। जेंडर इक्वालिटी, इट मीन्स कि जेंडर के बेस पे जो इक्वालिटी है वो होनी चाहिए। सो लेट्स रीड अबाउट द लिटिल स्टोरी as given here। October 2006। साजिया, डिड यू रीड टूडेज न्यूज़पेपर? क्या तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? इज़न्ट इट अ ग्रेट डे फॉर वुमेन? क्या ये एक बड़ा दिन नहीं है औरतों के लिए? नॉट जस्ट वुमेन, तो ये तो सिर्फ औरतों के लिए नहीं है। वायलेंस फ्री होम्स विल बेनिफिट एवरीवन। अगर हिंसा फ्री घर होगा, हिंसा से मुक्त होगा हमारा घर, तो वो तो सबके लिए अच्छा है। कुसुम, इट्स टेकन सच अ लॉन्ग टाइम टू गेट दिस लॉ पास्ड। एक बहुत बड़ा समय लग गया कुसुम इस लॉ को पास होने में। इनफैक्ट इट बिगेन विथ इस्टेब्लिशिंग द नीड फॉर अ न्यू लॉ। आई थिंक कि इससे इस्टेब्लिश करने में द नीड फॉर अ न्यू लॉ, हमें एक नए लॉ की भी ज़रूरत पड़ी। कुसुम, साजिया वर्क फॉर अ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। कुसुम और साजिया जो हैं वो अपने वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हैं। दे रिमेंबर द जर्नी ऑफ हाउ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट गॉट पास्ड। उन्हें याद है कि हाउ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, औरतों की सुरक्षा डोमेस्टिक वायलेंस से करने के लिए किस तरह से ये नियम पास हुआ। अप्रैल 1991, अ टिपिकल डे एट देयर ऑफिस। एक ऑफिस की जगह दिखाई गई है। वी हैव हर्ड testimonies of several women we have seen, sorry, I need advice, my husband beats me up, I have। एक औरत है, दो औरतें हैं जो आई हैं ऑफिस में, वो बता रही हैं कि उनका जो एक औरत बता रही है अपने बारे में कि उसका हस्बैंड जो है उसको मारता पीटता है। एंड ये उसके लिए बहुत ही शर्म की बात है और पहले वो किसी से बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अब ये बहुत हो चुका और वो अब इसे सहन नहीं कर सकती। और दूसरी वाली लेडीज़ है, वो ये बता रही है कि मैं जो हूँ अपने बेटे और बहू के द्वारा इल ट्रीट की जा रही हूँ, बुरी तरह से ट्रीट की जा रही हूँ और वो मुझे वर्बली अब्यूज़ भी करते हैं और मेरे पास बैंक अकाउंट से बट वो मुझे कोई पैसे नहीं दे रहे हैं और कुछ दिनों में वो मुझे घर से भी निकाल देंगे। तो जो मैं ऑफिस की हेड है वो ये बोल रही है कि यहाँ पे तो, और वो दोनों ये चाहती हैं कि उन्हें पुलिस के पास ना जाना पड़े और उन्हें वायलेंस से छुटकारा भी मिल जाए। तो वो ये बताती हैं कि आपको पुलिस के पास ही जाना पड़ेगा क्योंकि कोई भी क्रिमिनल, ऐसा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए कोई पनिशमेंट है ही नहीं। तो थ्रू आउट द 1990s द नीड फॉर अ न्यू लॉ वॉज रेज्ड इन डिफरेंट फॉरम्स। तो 1990 में एक नए लॉ की ज़रूरत पड़ी जिसके लिए अलग अलग फॉरम्स से आवाज़ें उठाई गईं। वी हैव हर्ड द टेस्टिमोनीज ऑफ सेवरल वुमेन, वी हैव सीन द वुमेन वांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट बीइंग बीटेन, राइट टू कंटिन्यू लिविंग अ शेयर्ड हाउसहोल्ड एंड ऑफन टेम्पोररी रिलीफ। वी नीड अ न्यू सिविल लॉ टू एड्रेस दिस इशू। पब्लिक हियरिंग, पब्लिक मीटिंग्स होने लगे और 1999 में लॉयर्स, कलेक्टिव लॉयर्स की एक समूह, ग्रुप ऑफ लॉयर्स एंड लॉ स्टूडेंट्स, कानून के जो स्टूडेंट्स थे और कुछ समाज के जो एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने एक साथ क्या किया, आवाज़ उठाना शुरू किया और उसके बाद फिर उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ एक ड्राफ्ट तैयार किया, एक बिल तैयार किया और इस बिल को क्या किया गया, पास किया गया। द डिफिनीशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस शुड इंक्लूड फिजिकल, इकोनॉमिक, सेक्सुअल एंड वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज़। और इस डिफिनीशन में डोमेस्टिक वायलेंस को ने फिज़िकल, इकोनॉमिक, सेक्सुअल और वर्बल और इमोशनल एब्यूज़ को रखा गया। The law should cover any woman living within a shared domestic safe space. They should be protected from being evicted from the shared household. What about some more monetary relief? So in the next part of the video we will discuss about it more. So if you like my video then please subscribe, like and comment also. Thanks for watching.